गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पूजा फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे रूलिंग द कंट्री साइड, जिसमें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दैट इज़ द ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कैसे इंडिया को अपनी कॉलोनी के रूप में इस्टेब्लिश किया था और स्टार्टिंग में उन्होंने क्या क्या जो स्टेप्स थे वो टेकन अप किए थे। तो हमने रेवेन्यू के थ्रू डिस्कस किया था कि कैसे वो जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने ऑफिशियल्स थे वो दीवान अपॉइंट किए गए मुगल एम्पायर के थ्रू, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे फाइनेंशियल सोर्सेज पर कब्जा कर लिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या था, एग्रीकल्चर की तरफ टर्न किया और फिर एग्रीकल्चर को भी अपने अंडर कंट्रोल ले लिया था। एग्रीकल्चर में सबसे पहले उन्होंने किसको, इंडिगो, क्योंकि उस टाइम पे क्या थी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या थी कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या थी, डेवलप हो रही थी। तो उनकी जो क्लॉथ्स को कलर करने के लिए उनको डाई की ज़रूरत होती थी, तो इसी के लिए उन्हें इंडिगो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी। तो उस और रेवेन्यू के लिए उन्होंने कुछ अलग अलग सिस्टम्स भी इस्टेब्लिश किए थे, जिसमें हमने एक महालवारी सिस्टम कल स्टडी कर लिया था। एक नेक्स्ट जो सिस्टम था रेवेन्यू को डिसाइड करने का, वो था मुनरो सिस्टम। अब मुनरो सिस्टम ये था कि इसमें कोई भी मतलब मिडल मैन नहीं होते थे, मतलब मुगल एम्पायर के कोई भी ऑफिशियल्स नहीं होते थे। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दीवान्स होते थे वो डायरेक्टली क्या थे, पीजेंट्स से डील करते थे और उनसे सेटलमेंट करके उनसे डायरेक्ट रेवेन्यू या टैक्सेस जो थे वो डिटरमाइन कर लेते थे। उसको बोलते थे मुनरो सिस्टम बोलते थे, या फिर रिवतवारी सिस्टम भी बोलते थे। सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर ने इंट्रोड्यूस किया था, बाद में से थॉमस मुनरो ने इसको आगे कैरी ऑन किया था, इसलिए इसे मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें ये होता है कि जो टैक्सेस होते हैं लैंड पर वो डायरेक्टली ओनर से, मतलब जो पीजेंट्स होते हैं जो उन्हें कल्टीवेट करते हैं उनके थ्रू डिसाइड किए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये सिस्टम भी ज़्यादा टाइम तक नहीं प्रिवेल कर पाया, क्योंकि जो रेवेन्यू या टैक्सेस थे वो बहुत हाई थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ने डिटरमाइन किए थे। अब जो रिवॉर्ड्स थे, मतलब जो पीजेंट्स थे वो उसको पे नहीं कर पाते थे, तो इसीलिए उनसे उनकी लैंड छीन ली जाती थी। इसलिए ज़्यादा ये प्रिवेल नहीं हो पाया था, क्योंकि इनके जो रेवेन्यूज थे काफ़ी हाई थे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द क्रॉप्स फॉर द यूरोप। अब जो यूरोपियन कंट्रीज, मतलब जितनी भी ईस्ट इंडिया या फॉरेन कंट्रीज़ थी, उन्होंने इंडिया को किस लिए यूज़ किया था, वो रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर के रूप में देखते थे इंडिया को। तो उन्होंने सबसे पहले क्या थे, ओपियम एंड द इंडिगो की सबसे ज़्यादा डिमांड थी। ओपियम दैट इज़ द अफीम, एंड इंडिगो जिससे हम नील भी बोलते हैं, जो क्लॉथ्स को डाई करने के लिए यूज़ होता है। तो अदर फॉरेन कंट्रीज़ में क्या थी, इन दो प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो जिन जिन कंट्रीज़ में इनको प्रोड्यूस किया जाता था वहाँ से इन रॉ मटेरियल को क्या था, वहाँ पे से इम्पोर्ट करवा दिया जाता था। तो डिमांड इंडिगो की सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किस वजह से हो रही थी, क्योंकि इंडिगो ट्रॉपिकल रीजन्स में बेसिकली प्रोड्यूस होता है, और स्पेसिफिकली जितनी भी मतलब कि उस टाइम के हाई टेक्निकल जो टेक्नोलॉजिकल जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज थी लाइक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, वहाँ पर क्लोथ्स को डाई करने के लिए उन्हें इंडिगो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब इंडिगो हर जगह तो प्रोड्यूस होती नहीं थी, वहाँ के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए था। तो उन्हें क्या किया, जब इंडिगो की डिमांड बढ़ने लगी और इंडिगो के प्राइसेस हाई होने लगे, तो उन्होंने इंडिगो की तरफ शिफ्ट करके एक जो वुड प्लांट था उसको मतलब कि शिफ्ट कर लिया था। वुड प्लांट होता है वॉयलेट और ब्लू को मिक्स करके उन्होंने कलर डेवलप करने की ट्राई की थी, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया, बिकॉज जो वुड प्लांट था उसका कलर ज़्यादा अच्छा नहीं होता था, जो इंडिगो का था सबसे ज़्यादा अच्छा कलर था। तो क्या हो गया, अब यूरोपियन कंट्रीज़ तक क्या थी, जो इंडिगो थी वो बहुत कम अवेलेबल हो पाती थी। तो इंडिगो प्लांटेशन क्योंकि वो अदर कंट्रीज़ में ही चली जाती थी, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और वो सब कंट्रीज़ हो गई थी। तो बाद में क्या हुआ, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। अब जो ब्रिटेन था उसने इंडिया की तरफ टर्न किया, किस लिए, इंडिगो को इंपोर्ट करने के लिए। तो फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर द इंडिगो इन यूरोप, द कंपनी इन द इंडिया लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन। तो ब्रिटेन ने इंडिया आके ये सोचा कि क्यों ना यहाँ पर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट की जाए, ताकि इंडिगो की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए, ताकि वो अपनी डिमांड जो है इंडिगो के लिए वो कंप्लीट कर सकें। So from the last decade of the 8th century, indigo cultivation in the Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world. अब बंगाल में सबसे ज़्यादा इंडिगो जो है प्रोड्यूस की जाती थी, इसीलिए बंगाल क्या थी, वो डोमिनेट सेक्टर बन गया था, डोमिनेट स्टेट बन गया था इंडिगो की प्रोडक्शन में। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, कमर्शियल एजेंट्स एंड द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगेन इन्वेस्टिंग इन द इंडिगो प्रोडक्शन। अब जैसे जैसे इंडिगो की प्रोडक्शन होने लगी, इंडिगो के बिजनेस में प्रॉफिट होने लगा, तो जितने भी कंपनी के ऑफिशियल्स थे
स्पेसिफिकली फॉरेन कंट्रीज़ के ऑफिशियल्स थे जो यहाँ आकर रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उन्होंने क्या था, इंडिगो में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें दिख रहा था। तो इस तरह से देखें, रेवेन्यू मतलब मीन्स जो टैक्सेस थे लैंड पे वो हाई फिक्स करके उन्होंने एक तरफ से रेवेन्यू तो खुद का इंक्रीज़ कर ही दिया, और पीजेंट्स पे क्या थी, अब डबल प्रेशर हो गया था। एक तो उन्हें हैवी टैक्सेस पे करने पड़े थे, और एक इंडिगो की प्रोडक्शन भी क्या थी, जो ऑफिशियल्स थे फॉरेन उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल ले ली, तो जितना प्रॉफिट इंडिगो की डिमांड से ज़्यादा होता था वो ऑफिशियल्स ही ले जाते थे। तो उन्होंने डबल तरीके से क्या थे, इंडिया को खाली करने का ट्राई किया था।